मेरा नौकर जोर लगा लगा कर मेरी मसाज किया करता था। मैं उसे पैसे पकड़ाती तो कहता, रहने दो मालकिन, वसूली रात को करूंगा। मैं कुछ समझ नहीं पाती थी। जैसे जैसे वह मसाज करता वैसे वैसे मुझ पर खुमारी बढ़ती ही जाती थी। एक दिन मौका पाकर नौकर ने अपने तेल से सना हुआ हाथ मेरी उस जगह पर रखा और मेरी उसकी हालत। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दिव्या है। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए शादी से पहले हर दिन मेरे लिए रिश्ते आते रहते थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरा बाप चाहता था कि मैं डॉक्टर बनकर उसका नाम रोशन करूं। मगर जब भी मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आते तो मेरी माँ मुझे कहती कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मगर मैं अपनी माँ से कहा करती थी कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। मगर यह सुनकर मेरी माँ को बहुत गुस्सा आता था और वह कहती थी कि तुम अभी शादी कर लो, ये डॉक्टरी फैक्ट्री तो तुम बाद में भी कर लेना। मगर मेरा बाप नहीं मानता था, इसलिए मेरी माँ एक साधु के पास गई और उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ, मगर इसका बाप नहीं मान रहा। कोई ऐसा तावीज दो कि उसका बाप शादी के लिए फौरन तैयार हो जाए। उस साधु ने मेरी माँ से 10,000 लिए और ऐसा तावीज दिया कि मेरा बाप मेरी शादी के लिए फौरन ही मान गया। यह रिश्ता दरअसल मेरे बाप के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मांगा था और कहा कि आपकी बेटी शादी के बाद भी डॉक्टर बन सकती है। यह सुनकर मेरे बाप ने उनसे शादी के लिए फौरन हाँ कह दिया और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे, इसलिए मैं और मेरे पति अलग घर में रहते थे। मेरा पति अपने बाप का बिजनेस संभालता था, इसलिए वह सुबह से शाम तक बिजी रहता। मैं उसके घर गई तो यह ऐसो आराम देखकर मैं चौंक गई। मेरे पति ने मेरी सेवा के लिए कई नौकरानियां रखी हुई थीं, मगर उसकी एक नौकर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। वह नौकर मुझसे कहने लगा कि मैं काफी सालों से काम कर रहा हूँ और आपके ससुराल वाले मुझे बिल्कुल घर के मेंबर की तरह समझते हैं। यह सुनकर मैंने भी उसे खास अहमियत देना शुरू कर दी। वह एक दिन मेरे कमरे में आ गया तो मैं अभी तक बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने मुझे थका थका हुआ देखा तो कहने लगा कि आप लेटी रहो, थक गई होगी। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपके पैर दबा दूं। यह सुनकर मैं थोड़ा चौंक गई। मैं खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन मुझे मेरे पति के अलावा किसी मर्द ने नहीं छुआ था और ना ही मैंने किसी नौकर से कभी अपने पैर दबवाए थे। भला कोई मर्द मुझे छुए? नौकर की ये सुनकर मैं चुप हो गई और वह मेरे कमरे से चला गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसकी बात का जवाब बहुत सख्ती से देना चाहिए था। शायद वह पहले भी मेरे ससुराल में ऐसे काम करता होगा, मगर मैंने साफ इनकार करके उसका दिल तोड़ दिया था। दरअसल मैं बहुत नरम दिल की थी, इसलिए मुझे बाद में अफसोस होने लगा। मैं उसके बारे में सोचने लगी कि यह नौकर तो काफी जवान और खूबसूरत है, मुझे इससे पैर नहीं दबाने चाहिए। शायद मेरे पति को यह बात अच्छी ना लगे। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। नौकर ने यही बात मुझे दोबारा कही। मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने अपने पैर बिस्तर से नीचे कर लिए और उससे कहा कि तुम मेरे पैर दबा दो। यह सुनकर वह खुश हो गया और उसने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। वह इतने धीरे धीरे पैर दबा रहा था कि मुझे फिर से नींद आने लगी। यह देखकर वह नौकर कहने लगा, मालकिन, आपको नींद आ रही है, आप बिस्तर पर लेट जाइए, मैं आपके पैर दबाता रहूंगा। मैं जैसे मदहोशी में थी, इसलिए फौरन बिस्तर पर लेट गई। वो नौकर बिस्तर पर आ गया और मेरे पैर दबाने लगा। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं सो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने घंटे सोती रही। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वह नौकर अभी तक मेरे पैर दबा रहा था। यह देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने हाथ बढ़ाकर अपने पर्स खोला और कुछ नोट निकाले और उस नौकर के हाथ में रख दिए। यह देखकर वह शर्माने लगा। मालकिन, आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही हैं। मेरी सैलरी अच्छी खासी है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि यह पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। यह सुनकर उस नौकर ने मुझसे उन पैसों को ले लिया और मेरे कमरे से बाहर चला गया। मेरा पति रात को देर से आता था, इसलिए मैंने शाम को फिर उस नौकर को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारी मालिश से मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, इसलिए जब तक मेरा पति घर नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे कमरे में ही रहना। शायद नौकर को पैसों का लालच आ गया था, इसलिए वह मेरी बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, मैं तो आपका मामूली सा नौकर हूं,
जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। आपके पैर दबाता रहूंगा ताकि आपकी थकान उतर जाए और आपको सुकून मिले। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है, इसलिए तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। एक दिन नौकर ने मुझसे कहा कि आपकी सास भी कभी कभी मुझसे मसाज करवा लेती थी। ये सुनकर मैं चौंक गई। मुझे मेरी सास ऐसी नहीं लगती थी, मगर वह नौकर झूठ बोलने वाला नहीं लगता था। मुझे ससुराल आए हुए 1 महीना होने वाला था, इसलिए मैंने नौकरों को परख लिया था। वह मुझे हर बात सच ही कहता था। मेरे घर में नौकरानियां भी काम करती थीं, मगर वह झूठी और बेईमान थी। वो मुझसे जो बात सुन लेती थी उसे पूरे मोहल्ले में मशहूर कर देती थी, इसलिए मैं उन्हें अपने कमरे में नहीं आने देती। ये नौकर इस घर का पुराना नौकर था, इसलिए मैं उस पर भरोसा करती थी। नौकर भी मेरे कमरे में आता था, मगर अपनी नजरें झुकाकर रखता था। वह मेरे जिस्म को हाथ लगाता, मगर उसकी नीयत खराब नहीं थी। ऐसा हर रात होता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए। ये सुनकर मेरे पति ने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है तुम भी तो हर वक्त नींद में रहती हो। मैं रात को जब भी घर आता हूं तो तुम गहरी नींद में होती हो। दिन को मेरे पास वक्त नहीं होता और रात को मेरे घर आने से पहले तुम सो जाती हो। यह सुनकर मैं अपने दिल में सोचने लगी कि यह सब नौकर की मालिश की वजह से हो रहा था। मेरे पति की शिकायत यही थी। मुझे रोज रात को अपने पति के लिए जागना चाहिए था। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज रात जब नौकर मुझे मालिश के लिए कहेगा तो मैं उससे इनकार कर दूंगी, ताकि मुझे नींद ना आए और मैं अपने पति के आने तक जागती रहूं। शाम हुई तो मैं नहा धोकर खूब तैयार हुई और सज धज कर बिस्तर पर बैठ गई। नौकर मेरे कमरे में आया तो मुझसे कहने लगा, मालकिन मैं मालिश कर दूं क्या? मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वह कुछ उदास हो गया और वापस चला गया। कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए फौरन दूध पी लिया और अपने पति का इंतजार करने लगी। मगर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह मैं जागी तो नौकर फौरन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं क्या? ये सुनकर मैंने अपने पति के बिस्तर की तरफ देखा। वह खाली था। यह देखकर नौकर कहने लगा, मालिक को जरूरी काम था, वह नाश्ता करके चले गए। ये सुनकर मेरा मुंड खराब हो गया। मैं रात भर उसका इंतजार करती रही, मगर वह सुबह होते ही ऑफिस चला गया। मैंने नौकर से कहा कि मेरे लिए चाय ले आओ। नौकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा तो चौंक गई। रात को मैंने दुल्हन का कपड़े पहने हुए थे, मगर अब मेरे जिस्म पर कोई और कपड़े थे। मगर मैंने जो कपड़े रात को पहने हुए थे, मेरा सर भारी होने लगा। मुझे यह सोचकर चक्कर आने लगे कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे कमरे में कौन था और उसने मेरे साथ क्या किया था। मगर मुझे कुछ याद नहीं आया। मेरा दिल घबराने लगा था और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। इसलिए नौकर चाय लेकर आया तो मैंने उससे कहा कि मुझे मालिश कर दो। यह सुनकर वह बिस्तर पर आ गया और मुझे मालिश देने लगा। उस दिन मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। उस दिन मेरे पति अचानक से घर आ गए। मैंने उसे देखा तो उस पर मैं बरस पड़ी। मैंने अपने पति से कहा, मैं रात को तुम्हारे लिए दुल्हन बनकर जागती रही, मगर तुम नहीं आए। ये सुनकर मेरे पति कहने लगे, लेकिन मैं रात को कमरे में आया तो तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। ये सुनकर मैं चौंक गई। मगर मेरे कपड़े किसने बदले थे और नींद पूरी होने के बावजूद भी मेरा जिस्म क्यों दर्द कर रहा था? मैं उलझन की शिकार हो गई। मेरे पति कहने लगे, अच्छा ठीक है, मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे आज रात एक काम के सिलसिले में बाहर जाना है, इसलिए देर हो जाएगी। मगर अभी मेरे पास 3-4 घंटे फ्री हैं। अगर तुम कहो तो हम कहीं बाहर चल सकते हैं। ये सुनकर मेरा मन खुद ब खुदा शादी के बाद का ये पहला मौका था कि मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, जबकि मेरा पति गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करने लगा। उस वक्त नौकर मेरे कमरे में आ गया और मुझसे पूछा, मालकिन आप कहीं जा रही हो क्या? ये सुनकर मैंने उससे कहा कि हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूं, मगर आपको यही सलाह दूंगा कि आप बाहर ना जाओ, क्योंकि आपका जिस्म थक जाएगा। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। यह कहकर मैं बाहर चली गई।
न जाने मुझे किस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने उस नौकर को खूब खरी खोटी सुनाई थी। वह भी अपनी औकात जान गया था। तभी तो मैं जब घर आई थी तो वह मेरे सामने नहीं आया। मेरे पति मुझे गेट पर उतारकर वापस बाहर जा चुके थे। जबकि मैं अंदर आई तो मेरा सारा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। शायद मेरे जिस्म को मालिश की आदत हो गई थी। तभी तो रात होते ही वह मालिश के लिए तड़पने लगी थी। लेकिन मैंने उस नौकर को नाराज कर दिया था, इसलिए आज वह मेरी मालिश करने नहीं आया। मगर मुझे उसकी जरूरत थी, इसलिए मैंने एक नौकरानी को बुलाया और उस नौकर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि वह नौकर मेरे कमरे में आ गया, मेरे बिस्तर पर बैठ गया और चुपचाप मेरे पैरों को दबाने लगा। यह देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने उसे इतना बुरा भला कहा था, मगर उसने मेरी बात को बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैंने उसे चुपचाप देखा तो मैं उसे कहने लगी, मुझे उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें खरी खोटी सुनाई थी। मैं इतने दिनों के बाद अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारा टोकना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मुझे माफ कर दो। मैं उसकी मालकिन थी और उसे इस काम के पैसे देती थी, मगर अब भी मुझ में इंसानियत बाकी थी, इसलिए मैंने मालिक होकर भी नौकर से माफी मांग ली। क्योंकि वह भले ही नौकर था, मगर वह एक इंसान भी तो था। मेरी बात सुनकर वह नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूं, इस काम के लिए मैं आपसे सैलरी लेता हूं, इसलिए आपको हक है, आप जो चाहे मुझे कह सकती हैं। यह सुनकर मैं खामोश हो गई, मगर मैंने सोच लिया था कि आइंदा इससे ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। उस रात देर तक मेरी मालिश करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता था कि नौकर मेरे कमरे से कब निकला और कब मेरे पति घर पर आए थे। मैं सुबह उठी तो मेरा पति बाथरूम में था और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसे हैरानी से देखने लगी। पता नहीं आजकल मुझे क्या होता जा रहा था। नौकर की मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद आती कि मुझे किसी बात का होश नहीं रहता। मुझे इस बात का भी पता नहीं चलता था कि मेरा पति कब कमरे में आता था। मैं सोचने लगी कि इस नौकर की मालिश में ऐसा क्या जादू था कि वह मेरे पति के आने से पहले ही मेरी मालिश करता तो मैं अचानक गहरी नींद में सो जाती। सुबह जब मैं उठती तो मेरा सर भारी महसूस होता और मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहती। मगर यह बात मैंने अपने पति को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यह बात मेरे पति को पता चले कि मैं उस नौकर से मसाज करवाती थी। एक दिन मेरा पति दिन के वक्त घर पर ही थे। मेरे नौकर से घर के सारे काम करवाए, अपने कमरे में नहीं आने दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मसाज वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाली। मैं भी चाहती थी कि यह बात किसी को पता न चले। इसी दौरान जब मेरा पति घर से बाहर जाता था, मैं उस नौकर को कमरे में बुला लेती थी। मगर एक दिन मेरा पति अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई और सोचा कि पति के आने से पहले नौकर को भगा दूं। मगर यह नौकर भी बड़ा समझदार था। मेरे पति के आने से पहले दूसरे काम पर लग गया और मेरे पति को कुछ पता नहीं चला। मैं मसाज घर की नौकरानियों से भी करवा सकती थी, मगर उस नौकर के हाथ में क्या जादू था कि मैं उसे हर रोज अपने कमरे में बुला लेती थी। मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा था। जिस रात मैं नौकर से मसाज नहीं करवाती थी, उस रात मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता था। सुबह मैं जागती तो मेरा सर भारी हो जाता और मुझे थकान भी हो जाती। एक रात मैंने रकड़ से मालिश करवाई और गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़े चेंज हो चुके थे। ये क्या माजरा था? ऐसा कौन करता था कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा कर रहा था? मैं सोच में पड़ गई। मैंने शीशे के सामने जाकर देखा तो मैं चौंक गई। मेरे पूरे जिस्म पर लाल निशान पड़ गए थे। ये कैसे निशान थे? मैं अपने जिस्म पर हाथ फेरने लगी। मैं जैसे उस निशान को मिटाना चाहती थी, मगर ऐसा ना हुआ। अगले दिन फिर मैंने अपने जिस्म को देखा कि ऐसे निशान खत्म होने के बजाय फैलने लगे थे। मैं पूरी तरह से घबरा गई। तभी मेरे कमरे में नौकर आ गया और उसने मुझे मालिश को कहा। मैं उस निशान को छुपाना चाहती थी, इसलिए उससे कहा कि आज तुम सिर्फ मेरे पैर दबा दो। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। किसी दिन मेरे पति ने यह निशान देख लिए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। मैं यह सोच सोच कर थक चुकी थी, इसलिए मैंने तकिए पर पैर रख दिया। नौकर मुझे मसाज करने लगा। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थीं। तभी मुझे नौकर ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, मालकिन, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो।
मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी थीं। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई और फिर मैं गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा पति भी बिस्तर में लेटा हुआ था। मेरा सर भारी हो रहा था और जिस्म दर्द से टूट रहा था, मगर उसके बावजूद मैं अपने पति के करीब गई और उसे धीरे से उस निशान के बारे में बता दिया। मैंने सोचा कि यह निशान बढ़ रहे थे, इसलिए मुझे यह बात अपने पति को बता देनी चाहिए। यह सुनकर मेरे पति ने मेरे जिस्म से कपड़ा हटाया तो वह उछल पड़ा। वो मुझसे दूर हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है मेरे साथ और तुम्हें उसी की सजा मिली है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हारा गुनाह है। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरा मर्द तलाश कर लिया? मैं काम में बिजी रहता था, मर तो नहीं गया था कि तुमने एक और चक्कर चला लिया। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने उससे कहा कि यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूं। मगर मेरा पति हंसने लगा और कहने लगा कि यह निशान बता रहे हैं कि तुम गुनहगार हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। उसने मुझे धक्के मार मार कर निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने माँ बाप के घर आ गई और उन्हें अपनी बेगुनाह का यकीन दिलाने लगी। वह मेरे अपने थे, इसलिए उन्होंने यकीन कर लिया। उन्होंने कहा कि वह मेरे पति से बात करने जाएंगे, मगर उनके जाने से पहले ही तलाक के कागज आ गए और मेरी हंसती मुस्कुराती दुनिया उजड़ गई। मैं उसका जिम्मेदार किसको ठहराती? कोई भी तो नहीं था। मैं कई दिनों तक रोती रही और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं मरने वाली थी। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भाग कर गई कि शायद मेरे पति आए होंगे, उसे मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। मगर वहां मेरा पति नहीं था, बल्कि वही नौकर था जो उसके घर पर काम करता था। मैंने उसे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, मैं आपके उन निशानों के बारे में जानता हूं। ये सुनकर मैं चौंक गई। और ये निशान क्यों थे? ये सुनकर मैं खड़ी हो गई और उसके शर्ट का बटन एक झटके से खोल दिया। मुझे अब समझ आ गया कि मेरे पति ने मुझ पर इतने गंदे इल्जाम क्यों लगाए थे। ये देखकर मैं नौकर के सीने पर मुक्के मारने लग गई। ये मेरे जिस्म पर निशान कैसे आए? तुमने मसाज के बहाने मेरे साथ क्या क्या किया था? मुझे सच सच बताओ। ये सुनकर नौकर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, मेरा नाम विजय है और मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया था। शायद तुमने मुझे कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं तुम्हारी क्लास में नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह डॉक्टर बनना चाहता था और मैंने सोच लिया था कि जब हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। मगर एक दिन तुम्हारी सहेली की जुबान से मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी जल्दी करना चाहती है, इसलिए मैंने डर कर तुम्हारे घर पर रिश्ता भेजा। मगर तुम्हारे बाप ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तभी करूंगा जब वह डॉक्टर बन जाएगी। इसलिए मैं भी इत्मीनान होकर अपनी पढ़ाई करने में लग गया। मुझे एक हफ्ते के लिए अपने कजिन की शादी में जाना था, इसलिए मैं शहर से बाहर चला गया। तभी तुम्हारी शादी हो गई। वह यह सब मुझसे कह रहा था और मैं बेयकीनी से उसे देख रही थी। और जब मैं वापस आया तो मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और मैं तुम्हारे प्यार और दीवानगी में तुम्हारे ही घर का नौकर बन गया, ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, इसलिए मसाज के बहाने तुम्हारे कमरे में आ जाता था और रात को तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिला देता था, ताकि तुम सोती रहो और तुम्हारा पति तुम्हारे करीब ना आ सके। क्योंकि तुम मेरी थी, मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता था। यह सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। क्या तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया? यह सुनकर उसने मेरा हाथ अपने सर पर रख लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता था। यह सुनकर मैंने उस निशान की तरफ इशारा किया जो हम दोनों के जिस्म पर थे। यह सुनकर वह हंस दिया और कहने लगा कि मैं एक डॉक्टर हूं और यह सिर्फ इन्फेक्शन है। ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारे पति को हम दोनों के ऊपर शक हो जाए। यह कहकर उसने मुझसे माफी मांगी और मैंने पूरे 1 साल तक उसे सजा देने के बाद फिर माफ कर दिया और फिर उसके साथ शादी कर ली। मैं उस क्षण को अपने दिल में महसूस कर रही थी जब उसने मेरे हाथ को अपने सर पर रखा था और उसकी आंखों में झलकता सच्चा प्यार, जो मुझे शब्दों से परे महसूस हुआ। उसकी हंसी में एक गहरी सच्चाई छुपी थी। वह मेरे लिए हर वो कदम उठाने को तैयार था जो मेरे सम्मान और भलाई के लिए था। उसकी बातें सुनकर
मेरे दिल में एक बवंडर सा उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके इरादों की सच्चाई ने मुझे यकीन दिला दिया। वो पल शायद मेरे जीवन का सबसे कठिन था। 1 साल तक मैंने उसे नजरअंदाज किया, हर बार उसकी सॉरी का जवाब केवल चुप्पी से दिया। वह हर बार अपनी आंखों में वही गहरा दर्द और प्रेम लिए मेरे सामने खड़ा होता, फिर भी उसने मेरे फैसले का सम्मान किया। धीरे धीरे मैंने उसकी कोशिशों, उसकी ईमानदारी और बिना शर्त प्यार को महसूस किया। उसने मेरे लिए अपनी भावनाओं को हमेशा स्पष्ट रखा, बिना किसी उम्मीद के। एक दिन जब वह फिर से मेरे सामने खड़ा था, उसकी आंखों में उम्मीद और धैर्य के आंसू थे। मैं खुद को रोक नहीं सकी और उस पल में मैंने महसूस किया कि उसे सजा देना मुझे भी उतना ही तकलीफ दे रहा था। तुम्हें माफ किया, मैंने कहा। उसकी आंखों में खुशी की चमक एकदम से उभर आई, जैसे वह कई रातों की बेचैनी से आजाद हो गया हो। उसके बाद हमारी कहानी एक नए अध्याय में बदल गई और हम दोनों ने अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए एक नए सिरे से एक दूसरे को अपनाया। शादी के दिन जब उसने मेरा हाथ थामा, उसकी आंखों में एक वादा था, हमेशा मुझे प्यार करने और मेरे सम्मान की रक्षा करने का, और मेरी आंखों में उसके लिए असीमित विश्वास और प्यार। शादी के बाद की वह पहली सुबह थी। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थीं और हल्की ठंडी हवा मेरे चेहरे को सहला रही थी। मैं जब तक अपनी आंखें खोलती, वह पहले से ही जाग चुका था, मेरे पास बैठा हुआ, मेरे बालों को बड़े ही नजाकत से सहला रहा था। उसकी आंखों में गहरा प्यार और संतोष था, जैसे वह इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। तुम्हें देखते हुए लगता है कि मैंने अपनी पूरी दुनिया पाली है, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में वो गर्माहट थी जो मेरे दिल को गहराई तक छू गई। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में वह भरोसा और मोहब्बत देखना मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। वह आगे झुका और मेरे माथे को चूमा। उस चुंबन में केवल स्पर्श नहीं था, उसमें वादे थे, उन सभी खुशियों के जिनकी हमने कभी कल्पना की थी। उसकी हथेली मेरे चेहरे पर थी, उसके स्पर्श से मुझे सुरक्षा का एहसास होता था, जैसे मैं दुनिया की किसी भी मुसीबत से बची रहूंगी जब तक वह मेरे साथ है। क्या तुम्हें याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हंस पड़ी। हाँ, जब तुमने मेरे गिरे हुए किताबों के ढेर को संभालते हुए कहा था कि प्यार भी कभी कभी किताबों की तरह बिखर जाता है, उसे समेटने वाला कोई खास होना चाहिए। तब मुझे लगा था कि तुम पागल हो। शायद मैं तब से पागल हूं तुम्हारे प्यार में, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मेरी आंखों में नमी थी, लेकिन वह नमी खुशी की थी। हमारे बीच कोई शब्द कहने की जरूरत नहीं थी। हमारी धड़कनों की रफ्तार और हमारी सांसों की गर्माहट ने सब कुछ कह दिया था। उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में कसकर थाम लिया और कहा, अब जब भी कोई मुश्किल आएगी, हम मिलकर सामना करेंगे। तुम मेरा प्यार हो, मेरी ताकत हो, और मैं तुम्हें हर कदम पर साथ दूंगा। उस पल में मुझे महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं होता, वह उन अनकहे एहसासों में भी होता है जो हम दोनों के बीच बहते हैं। यह हमारा नया सफर था, एक ऐसा सफर जो प्यार, विश्वास और वादों से भरा था। हमने एक दूसरे के साथ होने का, हर पल को संजोने का वादा किया। उस दिन के बाद से हमारे बीच एक नया रिश्ता पनपने लगा था। वह सिर्फ मेरा पति नहीं था, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा साथी और मेरा हमसफर बन गया था। हमारी हर सुबह प्यार के नए अर्थ देती और हर रात हमारी आत्माओं को और करीब ले आती। एक रात जब आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी में चमक रहा था, हम दोनों छत पर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और उसके साथ मेरे कंधों पर अपनी शॉल डालते हुए उसने कहा, तुम्हें ठंड नहीं लगने दूंगा। उसकी ये छोटी छोटी परवाहें मेरे दिल को गहराई से छू जाती थीं। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में कुछ था, एक चमक जो हमारे प्यार की गहराई को दर्शाती थी। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं, तुम्हारे साथ ही मैं अपनी पूरी दुनिया देखती हूं। उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और एक पल के लिए उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझ गईं। वह पल जैसे थम सा गया था। उस ठंडी हवा में भी उसके स्पर्श से गर्मी का एहसास हो रहा था। तुम जानती हो, उसने धीरे से कहा, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे लगता है जैसे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, जैसे तुम मेरे हर सवाल का जवाब हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, और अगर जिंदगी में कभी ऐसा दिन आया जब हमें अलग होना पड़े,
तो मैं तुम्हें हर सांस में महसूस करूंगा। उसकी बातों में वह दर्द और गहराई थी जो किसी भी इंसान की आत्मा को छू जाए। मैंने उसकी आंखों में देखा और वहां एक सच्चाई थी, वह सच्चाई जो किसी भी शक से परे थी। मैंने उसके सीने पर सिर रख दिया, उसकी धड़कनों की आवाज सुनकर जैसे मुझे भी उसके दिल की हर धड़कन का मतलब समझ आने लगा। हम दोनों चुप थे, लेकिन वह चुप्पी भी एक कहानी कह रही थी। वह एक ऐसी कहानी थी जिसमें केवल प्रेम था, वह प्रेम जो किसी भी शब्द से परे था। वह रात उस वादे के साथ बीती कि हम हर पल एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। उस पल से हमारा रिश्ता केवल एक बंधन नहीं रहा, वह हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन गया। अब हमारा प्यार समय के साथ गहराई में डूब रहा था, एक ऐसी गहराई जहां सिर्फ हम दोनों थे, हमारी धड़कनों के संग, हमारी सांसों के बीच और हमारी आत्माओं के बीच एक अटूट बंधन हो गया। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा 16 साल का भाई मेरे कमरे में सोने लगा था। जब से वह मेरे कमरे में सोने लगा, तब से मुझे अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगा। अचानक मेरी पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने लगा। मेरे भाई ने मुझे अस्पताल नहीं जाने दिया। एक रात मैं सोने की नाटक कर रही थी, तभी आधी रात को मुझे अपने शरीर पर एक भार महसूस हुआ। मैंने नाइट लैंप जलाकर देखी तो वहां मेरा 16 साल का भाई था। वो मुझे मेरी शादी से पहले ही एक पति का अनुभव दे रहा था। उस रात उसने मेरी आंखों में देखा। और दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लास्ट तक बन रहे हैं। बहुत अच्छा स्टोरी है। तो चलिए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कृति है और मैं अभी 21 साल की हूँ। मेरी माँ नहीं है। जब मैं 6 साल की थी तो मेरी माँ चल बसी थी। तब से आज तक मेरे पिता ने ही मेरी देखभाल और परवरिश की है। पिछले 7 दिनों से पिताजी अपने ऑफिस की काम के कारण शहर से बाहर गए थे। आज पिताजी 7 दिन के बाद घर लौटे। पिताजी अकेले घर नहीं आए थे, एक औरत भी उनके साथ थी। उस औरत से शादी करके ही पिताजी उसके साथ घर आए थे, लेकिन आज उस औरत और पिताजी का अवतार कुछ अलग ही था। दोनों के गले में नेकलेस था। पिताजी ने घर की नौकरानी मालती को दरवाजे से ही आवाज दिया, उसे पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर बुलाया। मालती ने पिताजी और उस औरत की आरती उतारी। जब वह दोनों घर आए तो पिताजी ने कहा, रिया, यह तुम्हारी माँ सौम्या है। हम दोनों अब शादीशुदा हैं। पिताजी की शादी हो गई थी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आज तक पिताजी ने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं था। वह अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हुए थे, अभी वह 40 साल के थे। मैं भी कब से उनको फोर्स कर रही थी कि पापा आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पिताजी को वह औरत बहुत ही प्रिय थी। ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताई। हालांकि पिताजी की उस औरत से शादी हो जाने पर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे पिताजी की खुशी में मेरी खुशी थी। पिताजी की दूसरी बीवी सौम्या अब मेरी माँ बन गई थी। पिताजी और मेरी नई माँ को घर आने के 10 मिनट के बाद एक लड़का हाथ में 2 बैग लेकर घर आया। मैं इससे पहले उस लड़के को कभी नहीं देखी थी। मैंने उससे पूछा कि वह कौन है, तो लड़के की जगह पिताजी ने मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा छोटा भाई है और इसका नाम रोहन है। यह सौम्या की पहली शादी से हुआ बेटा है, यानी अब मेरी नई माँ के साथ साथ अब रोहन भी हमारे घर में रहने वाला था। तो मैं पिताजी से बोली, पिताजी, यह मेरा छोटा भाई है या बड़ा, क्योंकि इसे देखने पर मुझे छोटा नहीं लगता। पिताजी ने कहा कि रोहन अभी 16 साल का है और तुम 21 की हो, तो यह तुम्हारा छोटा भाई ही हुआ ना। मैंने भी उसे अपना छोटा भाई ही मान लिया। उसके चेहरे पर जोश था, इसलिए वह मुझे छोटा नहीं दिख रहा था। रोहन बहुत शांत दिख रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह वैसा नहीं था जैसा वह दिखता था। मैंने सोचा कि वह 16 साल का लड़का है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतना फास्ट होगा। तब रोहन ने मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी। पिताजी ने ही उससे मेरा परिचय कराया था। तब वह बस मुझे देखकर मुस्कुराया। हमारे घर में 2 कमरे थे और एक किचन घर में एक कमरा मेरा था और एक पिताजी का था। अब मेरी नई माँ पिताजी के साथ उनके ही कमरे में रहती है। पिताजी ने मुझसे कहा था कि तुम रोहन को अपने कमरे में ही रख लेना। मुझे रोहन को अपने कमरे में रखने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह मुझे शर्मिंदा कर रहा था, इसलिए वह अपने माँ के कमरे में ही रहता था।
एक दिन रात को खाना खाने के बाद पिताजी मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि कृति, रोहन अभी छोटा है, वह ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अब तुम्हें ही उससे बात करनी होगी। अब से तुम दोनों हमेशा एक साथ ही रहोगे। रोहन रोज अपनी माँ के पास ही सोता है, जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ ठीक से समय नहीं बिता पा रहा हूँ। तुम समझो कि मेरा आशय क्या है। तुम रोहन से दोस्ती करो और धीरे धीरे उसे अपने कमरे में सोने के लिए मनाओ। मैं समझ गई कि पिताजी का मतलब क्या है। मैंने पिताजी के सामने हाँ में अपना सर हिलाई। पहले ही दिन से मेरी रोहन से दोस्ती बढ़ने लगी। सुबह को जब मेरे पिताजी मेरी नई माँ के साथ ऑफिस चले गए, तो मैं भी हमेशा की तरह अपने कॉलेज चली गई। और कॉलेज जाते जाते रोहन को उसके नए स्कूल छोड़ दी। गर्मी का मौसम था, इसलिए जल्द ही रोहन की गर्मी की छुट्टियां होने वाली थीं। रोहन से दोस्ती करने का यह मौका अच्छा था। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही रहा। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। मैं भी उससे बातें करने के लिए घर पर ही रहने लगी। उस दिन माँ और पापा सुबह अपने समय पर ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद रोहन ने सोचा होगा कि मैं भी कॉलेज जाऊंगी, लेकिन उस दिन मैं कॉलेज नहीं गई, बल्कि मैं घर पर ही रुक गई। सुबह 10 बजे तक मैं घर का सारा काम कर ली थी। रोहन पिताजी के कमरे में बैठकर वही किताब पढ़ रहा था। मैं उससे बातचीत करने के लिए अपने माता पिता के कमरे में गई। मुझे देखकर रोहन ने बस एक प्यारी सी मुस्कान दिया और फिर से अपनी गर्दन नीचे करके किताब पढ़ने लगा। मुझे वह बहुत शर्मीला लड़का लग रहा था। मैं उसके पास गई और उसके हाथ से किताब ले ली। फिर भी रोहन कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने उसे कहा, रोहन, जब से मैं इस कमरे में आई हूं, अगर मैं तुम्हें थोड़ा भी छेड़छाड़ न करूं, तो तुम मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं हो। मुझे लगता है तुम मुझे अपनी बड़ी बहन नहीं मानते हो। मेरे कहने के बाद रोहन ने सिर्फ सिर हिलाया। मैं उससे फिर से बात करना शुरू कर दी। मैं उससे बोली, भाई, गर्मी की छुट्टियां पढ़ाई के लिए नहीं है, बल्कि उछल कूद करने के लिए भी है, और तुम हो कि छुट्टियों में भी पढ़ रहे हो। चलो हॉल में बैठो और कोई मूवी देखो। उस वक्त रोहन ने मुझसे कहा, मैं अभी मूवी देखने के लिए जवान नहीं हुआ हूं। रोहन की बात सुनकर मैंने उससे कहा, अरे वाह छोटू, आप बोल भी सकते हो मेरे। इतना कहते ही रोहन मेरी बात पर हंसने लगा। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पकड़कर हॉल में ले आई। फिर टीवी चालू की और कार्टून देखने लगे। मैं उससे छोटी छोटी बातें करती थी। वह मेरे बातों का जवाब देने लगा था। अब धीरे धीरे वह मेरे साथ घुल मिल रहा था। अब दिन में जब भी मेरे माता पिता घर पर नहीं होते, तो मैं उसके साथ रहती। वह बाहर लड़कों के साथ बैट बॉल खेलता था और कभी कभी मैं उसे कैरम भी सिखाती थी। जल्दी हम दोनों दोस्त बन गए। उस दिन मैं रोहन से बोली कि अब हम दोस्त बन गए हैं, आज से तुम अपने माता पिता के कमरे में मत सोने जाना। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने माँ के साथ ही सोऊंगा। मैं चाहती थी कि छोटू माँ पिताजी के कमरे से बाहर चला आए, क्योंकि उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाएं। फिर मैंने छोटू से कहा कि तुम अपने माता पिता की चिंता मत करो, मुझे भी अपने कमरे में अकेलापन महसूस होता है। अब यदि तुम एक दोस्त के रूप में मेरे कमरे में आते हो, तो मैं तुम्हारे साथ अपना कमरा साझा करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तुम्हें माँ पिताजी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिताजी भी चाहते हैं कि तुम मेरे कमरे में सो। अगले दिन रात को खाना खाने के बाद रोहन मेरे कमरे में आया। तब मैं अपने कमरे में बिस्तर लगा रही थी, तभी माँ भी मेरे कमरे में आ गई। माँ ने छोटू से कहा, सोने का समय हो गया है, वैसे भी तुम अभी कृति के कमरे में क्या कर रहे हो? माँ की बात सुनते ही छोटू डरने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह उनसे इतना डरता क्यों है। उस वक्त मैंने माँ से कहा कि माँ, आज से छोटू मेरे ही कमरे में सोएगा। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, यह तुम्हें परेशान करेगा, सोने नहीं देगा। फिर मैं माँ के करीब जाकर उनके कानों में कही कि माँ, जब से आपकी और पिताजी की शादी हुई है, तब से आप अपने पति को ठीक से समय नहीं दे पाती होंगी, लेकिन अब से आप चिंता मत करना। छोटू मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहेगा। वह उसे अपने साथ कमरे में ले जाने के लिए दबाव बना रही थी। माँ को पिताजी के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिल रहा था, लेकिन माँ ऐसा नहीं चाहती थी। वह छोटू को अपने कमरे में ले जाने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। जब हम बात कर रहे थे, तभी पिताजी वहां आए। पिताजी ने भी छोटू को मेरे कमरे में सोने के लिए कह दिया। तभी माँ ने पापा की बात सुनी। बात खत्म करते ही पिताजी चले गए, लेकिन माँ जाते जाते मेरे कान में फुसफुसाई। वह मुझसे कहने लगी, कृति,
यदि तुम छोटू को अपने कमरे में रखने के लिए इतनी जिद करती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सावधान, वह भी अब बड़ा हो रहा है। मैंने अपनी माँ की बातों को दिल पर नहीं लिया। मैंने सोचा कि उसने किसी सामान्य बात के लिए ऐसा कुछ कहा होगा, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुझे इसका ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुझे क्या पता था कि छोटू मुझे मेरी शादी से पहले ही मुझे मेरे पति जैसा अनुभव देने वाला है। उस रात छोटू मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सो रहा था। सो जाने के कुछ देर बाद मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं तब गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हो रहा था। फिर मैंने अपनी आंखें खोलीं और तभी छोटू अपना छोटा सा हाथ मेरे शरीर से दूर कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर मुझ पर हाथ रख दिया। मुझे लगा कि उसे अपनी माँ के शरीर पर हाथ रखकर सोने की आदत होगी। फिर भी वह मेरे सामने मेरा छोटा भाई था। छोटा भाई होने के नाते मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और मैंने उसके बाद उसका हाथ अपने शरीर से नहीं हटाया। फिर अगले दिन रात के 2 बजे अचानक मेरी नींद खुली तो मैं अपने बगल में छोटू को देखी तो नजर नहीं आया। फिर मैंने किचन और बाथरूम देखी, वहां भी नहीं था। फिर मैं माँ और पिताजी के कमरे की तरफ बढ़ी तो मैंने छोटू को अपने माता पिता के कमरे में झांकते हुए पाया। मैं सोच में पड़ गई कि इतनी रात को वह अपने माता पिता के कमरे में क्या देख रहा है। मैं जब कमरे के करीब पहुंची तो देखकर चौंक गई, क्योंकि उस समय माँ और पिताजी के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था और छोटू माँ और पिताजी की निजी चीजों को देख रहा था। फिर मैंने उसका हाथ खींच लिया और उसे कमरे से दूर धकेल दिया। मैंने उसे कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? छोटू, वे आपके माता पिता हैं और इस समय आपको अपने माता पिता के कमरे में ताक झांक करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मेरी बात सुनकर छोटू सिर झुकाकर मेरे कमरे में चला गया। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में चली गई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि छोटू बिस्तर के किनारे बैठा हुआ है। उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। मैं उसके पास जाकर बैठी। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। तभी मेरे हाथों पर आंसू गिर पड़े। फिर मैंने छोटू की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे कहा, ऐसा क्या हुआ जो तुम रोने लगे? इस पर उसने कहा, बहन, मुझे माँ की बहुत याद आती है। मुझे माँ के बिना नींद नहीं आती। थोड़ा रोने के बाद मैं छोटू को गले लगाई और मैंने उसे एक माँ की तरह अपने पास रखा। मैं उसकी भावनाओं को समझ सकती थी, लेकिन माता पिता को भी एक दूसरे के साथ समय बिताना जरूरी था। बार बार छोटू अगर उनके बीच में जाएगा तो वह एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। मैं घर भर में बहुत समझदार थी। छोटू तो और भी छोटू था, लेकिन मैं अब उस सारी स्थिति का ध्यान रख रही थी। मैं छोटू को माँ के कमरे में नहीं जाने दे सकती थी और उसका रोना भी मुझसे देखा नहीं गया। अब मैं छोटू को एक माँ की तरह समझना चाहती थी, इसलिए उसे मैंने एक माँ की तरह गले लगाया। लेकिन धीरे धीरे छोटू का पैर फिसलने लगा। मैं अपने छोटे भाई के रूप में करीब आ रही थी, परंतु मैं उसका स्पर्श के माध्यम से उसकी भावनाओं को अलग तरह से महसूस कर सकती थी। तभी छोटू ने अचानक अपना हाथ मेरी पीठ पर फिराना शुरू कर दिया। फिर मैंने तुरंत उसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मैंने उसे सोने को कहा। कुछ देर बिस्तर पर सोने के बाद छोटू फिर से मेरे पास आया और मेरे शरीर पर अपना हाथ रख दिया। इस वक्त वह नींद में था। वह नींद में बड़बड़ा रहा था। वह कह रहा था, माँ, मुझे देर मत करो। मुझे लगा कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है, तो आज भी मैंने उसका हाथ अपने बदन से नहीं हटाया और सो गई। इसलिए अगली सुबह मैं थोड़ी देर से उठी। मम्मी पापा ऑफिस गए हुए थे। छोटू नाश्ता करके वह हमेशा की तरह हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। मैं उठी और अपने कमरे में सीधा बाथरूम में चली गई। मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आई। तब मैं बहुत छोटे कपड़ों में थी। अभी मेरे कमरे में कौन आएगा? यह सोचकर मैं भी ऐसे ही अपने कमरे में चली गई। मैं अलमारी में अपने कपड़े ढूंढने लगी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। सामने छोटू खड़ा था। फिर वह मेरी ओर देखा। मैं उसकी आंखों में देख ना सकी। वह मुझे ऐसी हालत में देखकर उसने एक बार नीचे भी देखा और देखता रहा। मैं पीछे की तरफ घूम गई और छोटू को कमरे से बाहर जाने को कहा, मगर छोटू कमरे से बाहर जाने को तैयार नहीं था। उस वक्त मैंने गुस्से में दोबारा छोटू को कमरे से बाहर जाने को बोली। फिर छोटू बाहर गया। वहां से निकलते ही जो ड्रेस मेरे हाथ में आई, मैंने उसे पहन लिया। फिर मैं बाहर आई और मैंने छोटू से कहा,
तुम अचानक कमरे में क्यों आ गए? उसने कहा। मैं यह देखने आया था कि आप जाग गई हैं या नहीं, क्योंकि मैं सुबह से वहीं टीवी देखकर बहुत बोर हो गया हूँ। अब छोटू को नाराज करने का मेरे पास कोई कारण नहीं था, तो मैंने आगे कुछ न कहते हुए उसे कहा कि तुम अपना ख्याल रखना। आज मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ले जा रही हूँ। उसका भाई भी तुम्हारे ही उम्र का है। तुम्हें एक नया दोस्त भी मिल जाएगा। तुम्हें वहां बहुत मजा भी आएगा। मैं अपने दोस्त की घर जाने के लिए घर से छोटू के साथ निकली। छोटू और मैं अपनी स्कूटी से उसके घर जा रहे थे। स्कूटी से गुजरते वक्त छोटू ने मुझे इधर उधर नजरें घुमाते हुए देख लिया। उसने मुझसे कहा, दीदी मुझे बाहर जाना बहुत पसंद है, लेकिन माता पिता हमें कहीं भी ले जाने को तैयार नहीं है। मैं छोटू को समझाते हुए बोली, आपके माता पिता दोनों कामकाजी हैं। वे दोनों अपने काम में व्यस्त हैं, रहते ना, इसलिए उन्हें टाइम नहीं मिलता कि आपको कहीं बाहर घुमाए। लेकिन चिंता मत करो, मैं समझती हूँ कि आपको बाहर घूमना, यात्रा करना पसंद है। कभी कभार मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगी, ठीक है ना? मैंने छोटू को ठीक से समझाया। जल्द हम लोग मेरे दोस्त के घर पहुंच गए। मेरे दोस्त का भाई छोटा था, लेकिन वह वास्तव में मेरे छोटू से थोड़ा छोटा लग रहा था। छोटे बच्चे की युवावस्था तक पहुंचने से पहले ही दोनों में दाढ़ी और मूछें आनी शुरू हो गई थी। मेरी दोस्त स्वर्णा ने छोटू को मेरे साथ देखा और मुझसे बोली, रिया, तुमने मुझे अपने नए रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम अपने प्रेमी को सीधे मेरे घर ले आई। जब स्वर्णा यह कह रही थी तो मैंने छोटू की तरफ देखा। वह ऐसे शर्मा रहा था जैसे मैं सच में उसकी गर्लफ्रेंड हूं। मैंने स्वर्णा से कहा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो छोटा भाई है, और तुम्हारा भी। मैंने स्वर्णा को अपने पापा की शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर वह बोली, अरे अच्छा, ये तेरा भाई है, क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था। स्वर्णा के घर पर मैंने उससे खूब बातें की। स्वर्णा के भाई के साथ खेलते हुए छोटू एक मासूम लड़के की तरह लग रहा था। वह दोनों अपनी उम्र के हिसाब से बिल्कुल भी जवान नहीं लग रहे थे। शायद उनकी माँ ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। मुझे उसमें बिल्कुल भी कोई अपेक्षा नहीं दिखी। उसी रात खाना खाते समय मेरी मेज के नीचे से बार बार किसी का पैर मुझे छू रही थी। फिर मैंने नीचे देखा तो ये मेरे बगल में बैठे छोटे का पैर था। मुझे नहीं पता कि वह मुझे जानबूझकर लात मार रहा था या अनजाने ही मार रहा था। मैंने अपने माता पिता के सामने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसने तुरंत अपना पैर हटा लिया। उस रात जब मैं किचन साफ करके अपने कमरे में जा रही थी तो मैंने देखा कि माँ हॉल में छोटू से बात कर रही है। मुझे लगा कि वह उसे गुस्सा दिला रही है। जब मैं वहां गई तो माँ मुझे देखकर हंसने लगी। मैं माँ की तरफ देखकर मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। छोटू भी मेरे पीछे मेरे कमरे में आ गया। कुछ देर के बाद माँ 2 गिलास दूध लेकर मेरे कमरे में आई। उसने एक गिलास मेरे हाथ में दिया और दूसरा छोटू को। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, कृति बेटा, जब से घर आई हूं मैंने तुम्हें ज्यादा करीब नहीं रखा है। इसके बजाय तुम मेरी जगह एक माँ की तरह छोटे बच्चे की देखभाल कर रही हो। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी बुद्धिमान बेटी मिली है। मेरी माँ मेरी बहुत सराहना कर रही थी। मैंने बड़े प्रेम से उनका दिया हुआ दूध पिया। उस समय मैंने अपनी असली माँ को दूसरी माँ के रूप में देखा था। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे अपने बिस्तर से बहुत परेशानी होती है। इतनी टेढ़ी नींद भी नहीं आई कि बिस्तर मेरे बगल की चादर इतनी अस्त व्यस्त हो जाए। फिर भी मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ दिनों से अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। उस दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने पिता को इस बारे में कैसे बताऊं। उस दिन सुबह जब मैं उठी तो मैं पेट पर हाथ रखकर बिस्तर पर बैठी रही। जब मैं उठी तो छोटू जाग चुका था। वह मुझे अलग तरह से देख रहा था। उठते ही उसने अपना हाथ मेरी बांह पर रख दिया। फिर उसने कहा, क्या तुम ठीक हो? मुझे कुछ हो रहा है। ऐसा मैंने अभी तक छोटे को अपने मुंह से नहीं बताई थी। कौन जानता है कि कैसा लगेगा। यह सब फिर मैं बिस्तर से उठ गई और उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई। फिर मैं अपनी माँ से जब बोलना शुरू की तो मुझे अपनी माँ का चेहरा गंभीर दिखाई दिया, इसलिए मैं अपनी बात बदल दी। आज माँ पिताजी के साथ ऑफिस न जाकर रिक्शे से अपने ऑफिस चली गई। मैं पिताजी से बात करती तो मुझे उनका भी चेहरा बहुत गंभीर नजर आया। क्या माता पिता के बीच कोई विवाद था या फिर कुछ और?
मुझे उनके विवाद के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस वक्त मैंने ऑफिस जाने से पहले पिताजी को रोका। मैंने उनसे कहा, पिताजी, क्या आपके और माँ के बीच कोई बहस हुई है? पिताजी ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया और अपने ऑफिस की ओर जाने लगे। अगले 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। मैं पिछले 3 दिनों से पेट दर्द से परेशान थी। आखिरकार 3 दिन बाद मैंने अपनी माँ को अपने पेट दर्द के बारे में बताया। फिर माँ मुझे हॉस्पिटल ले गई। वहां मेरा चेकअप हुआ। मेरी रिपोर्ट देखकर माँ ने अपना सिर झुका लिया। माँ ने मुझसे कहा, कृति बेटा, अब मेरे मन में एक सवाल है, इसका जवाब मुझे सच्चाई से देना। उन्होंने आगे कहा, कृति, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं माँ से बोली, माँ, ये कैसा सवाल है? इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? तभी माँ ने कहा, क्योंकि मुझे अब यह सवाल पूछने की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट में ये लिखा है कि तुम गर्भवती हो। माँ की बात सुनकर पल भर में मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने माँ से कहा कि माँ, क्या आपने रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा है? मैं और गर्भवती यह संभव ही नहीं है, क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड या ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वक्त मैं और माँ एक बार फिर एक दूसरे को देखा। अब मेरा पूरा संदेह दूर हो गया था, क्योंकि वह 16 साल का था, लेकिन दिखने में वह बड़ा लग रहा था। अब वह मेरे बहुत करीब था। मैंने माँ से कहा, माँ, ये सब छोटू का किया धरा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने कमरे की चादर भी फटी हुई देखी है। मैं छोटू को नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही मैंने यह कहा तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि कृति, शांत हो जाओ, छोटू गलत होगा, लेकिन यह सब बातें अपने पापा के सामने मत बताना। आपको पता ही होगा कि वे हार्ट पेशेंट से हैं। अगर वे बहुत ज्यादा सोचेंगे तो कुछ भी हो सकता है। फिर माँ ने कहा, मैं छोटू को जल्दी हमारे घर से ले जाऊंगी। तुम्हें यह सारी बातें अपने पापा को नहीं बतानी चाहिए। मैं तुम्हें इस गर्भवती स्त्री से भी छुटकारा दिलाऊंगी। माँ मुझे बहुत अच्छे से समझाई। फिर मैंने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ ने मेरे आंसू पहुंचे और हम घर जाने लगे। उस रात हर दिन की तरह अपने छोटे को कमरे में सोने दी। मुझे जल्दी नींद लग गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमर पर किसी का हाथ है। फिर मैं आंख खोली, देखी तो छोटू पकड़ा हुआ था। फिर मैं उस पर चिल्लाई और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरी आवाज से पिताजी जाग गए और मेरे कमरे में आए। इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ बोलती, माँ ने हर चीज का ख्याल रखा। माँ ने कहा, बहुत दिन हो गए, छोटू अपनी बहन के ही कमरे में सो रहा है। अब हो सकता है कि वह कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के साथ सोना चाहता हो। फिर माँ बोली, कोई बात नहीं, छोटू कुछ दिनों तक अब मेरे कमरे में ही सोएगा। माँ छोटू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। उस रात मैं सो नहीं पाई, लेकिन कुछ देर के लिए अचानक मेरी आंख लग गई। जैसे ही मैं नींद में करवट बदली तो मेरा हाथ भी दूसरी तरफ किसी के पैर पर पड़ गया। तभी मेरी नींद अचानक से खुल गई। उठते ही मैंने अपने कमरे की लाइट जलाई। मेरे बगल में एक छोटा सा लड़का था। कब से वह मेरे सिर पर अपना हाथ फिरा रहा था। इससे मैं बहुत डर गई, इसलिए मैं डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। पिताजी मेरी आवाज सुनकर मेरे कमरे में आए। मैं अपने कमरे में छोटे बच्चे को देख रही थी। मेरी माँ भी सदमे में थी। पिताजी ने मुझे रोते हुए देखा तो पिताजी ने मुझसे पूछा, कृति क्यों रो रही हो, क्या हुआ? भाव विभोर होकर मैंने पिताजी को अपने साथ हुए घटना के बारे में सब कुछ बताया। उस वक्त पिताजी छोटू के कान के नीचे एक झापड़ मार दिए। तभी छोटू बोला, कृति, तुम किस बारे में बात कर रही हो? यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा घृणित कार्य कभी नहीं किया। तुमसे किसने कहा कि तुम गर्भवती हो? उस समय मैं माँ से बोली, माँ, आपने मेरी रिपोर्ट अपने पास रखी है ना? लाना जरा। तभी माँ ने कहा, कैसी रिपोर्ट? माँ ने मुझसे ऐसा झूठ क्यों बोला? फिर माँ ने पापा से कहा, अब आपकी बेटी मेरे 16 साल के बेटे पर बिना मतलब के आरोप लगा रही है। अब तो हद हो गई। मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम्हें मेरे गुजारा बसर करने के साथ साथ मेरे बेटे का नुकसान भी चुकाना होगा। माँ पापा से ऐसी भाषा में बात क्यों कर रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक तो मैं सोचने लगी कि मैं गर्भवती हूँ, साथ ही मम्मी पापा की यह बातचीत देखकर मैं और भी डिप्रेशन में जा रही थी। तभी मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो रही थीं। तभी छोटू दौड़कर मेरे लिए पानी लेकर आया। उसने मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे और अपने हाथ से मुझे पानी पिलाया।
तब माँ मुझसे और पापा से दूर मुंह करके खड़ी थी। फिर छोटू ने बात शुरू की। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे माफ कर दो मैडम, लेकिन अब से मैं तुम्हारे खेल में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आज तुमने एक लड़की के सामने मेरा चरित्र खराब कर दिया है। उसने आगे कहा, कृति प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और तुम गर्भवती नहीं हो। ये सारे खेल इस मैडम की है। अब मैं उसकी सारी सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। फिर छोटू ने बात शुरू की। उन्होंने कहा, मैं 16 साल का नहीं हूँ, मैं 22 साल का हूँ और इस मैडम का कोई बेटा नहीं है। मैंने एक थिएटर कंपनी में भी काम किया है। ये मैडम मुझे वहां पर मिली थी। इससे पहले भी मैंने इस मैडम के साथ ऐसा ड्रामा किया है। इस मैडम के साथ आज तक मैंने जो भी नाटक किए हैं, उससे मैं समझा कि वे वास्तव में क्या करती हैं। थोड़ी बहुत पढ़ाई के बाद ये मैडम एक कंपनी में 5,000 की नौकरी शुरू कर देती है और वह अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर कंपनी के मालिक या मैनेजर को अपने प्रेम जाल में फंसाती है और दिखाती है कि वह उसके सामने बहुत हताश बेचारी है। उसका एक 16 साल का बेटा है। उस बच्चे का भरण पोषण भी ठीक से नहीं हो पाता। यह कुछ चीजें हैं जिससे यह मैडम अपना क्रश दिखाती हैं। वे उनके सामने बहुत गरीब और भोले भाले होने का नाटक करती हैं और फिर एक बार जब उनकी शादी उस अमीर व्यक्ति से हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद वे किसी न किसी कारण से उस व्यक्ति से तलाक ले लेती हैं और अंत में भारी मात्रा में धन प्राप्त करती हैं। गुजारा भत्ता का इनाम उन्हें मिलने वाले गुजारा भत्ते के साथ साथ वे मेरा खर्च भी उठाती हैं। कृति, तुम्हारे पापा इस मैडम के चौथे शिकार हैं। पहले मुझे केवल अपने पैसे से भुगतान करना पड़ता था, लेकिन आज मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है मैडम। मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगी, मुझे नहीं पता था। कृति, यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है पिताजी। और मैंने दोनों ने जो छोटू कहा उसे सुन के चौंक गए। बिना जाने बुझे एक धोखेबाज महिला के जाल में फंस गए थे। पिछले कुछ दिनों से मम्मी और पापा दोनों के बीच बहस हो रही थी और किसी न किसी वजह से मम्मी जानबूझकर बहस कर रही थी, क्योंकि अब वह पिताजी से तलाक लेना चाहती थी और उससे ढेर सारे पैसे भी ऐंठना चाहती थी। पिताजी ने मुझसे कहा, कृति, मैंने तुम्हें हमारी बहस के बारे में कुछ नहीं बताया था। मुझे लगा कि हमारी बहस का बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन कई बार बच्चों को कुछ बातें भी बतानी जरूरी होती हैं। उस वक्त हमने छोटू को धन्यवाद कहा, क्योंकि समय रहते उसने हमें सब सच बता दिया और सच बताकर अपने ऊपर लगे दाग को भी मिटा दिया। पिताजी ने धोखेबाज महिला की शिकायत पुलिस से की। उसे महिला पुलिस पकड़कर ले गई। इसमें रोहन की कोई गलती नहीं थी और अपराध ही नहीं था। वह जो कुछ भी कर रहा था वह पैसे के लिए था, लेकिन उसने भी गलत इंसान का साथ दिया था, इसलिए उसे 3 महीने की सजा भी हुई। सब कुछ तय होने के बाद पिताजी मुझे अस्पताल ले गए और मेरा चेकअप करवाया। मेरे पेट दर्द और अन्य परेशानी का कारण एक जीवाणु संक्रमण था। मैं बहुत कम पानी पीती थी। गर्मी का महीना था और मुझे संक्रमण हो गया। इससे मेरे पेट में दर्द होने लगा। वह अस्पताल जहां मेरी माँ मुझे ले गई थी, वहां उसने अतिरिक्त पैसे देकर मेरे गर्भवती होने की झूठी रिपोर्ट बनवा दी थी और फिर मुझे गुमराह भी करी थी, लेकिन उसे अपनी गलती की अच्छी सजा मिली। उस दिन के बाद मेरे पापा ने शादी का ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया। पिताजी अब मेरी शादी को लेकर भी सतर्क हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।